हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है सही कथन चुनिए। तो हमें दिए गए कथनों में से सही कथन चुनना है। विकल्प ए है, जब एटीपी का सीधे उपापचयजों यानी कि मेटाबोलाइट्स से संश्लेषण होता है तब यह सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है। विकल्प बी है, क्रेब्स चक्र में साइट्रेट 2 डीकार्बोक्सिलेशंस एवं 4 डिहाइड्रोजनेशन से गुजरता है। विकल्प सी है, क्रेब्स चक्र एक एम्फीबॉलिक प्रक्रिया है। तथा विकल्प डी है, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न में हमें गलत कथन चुनना है। ये सभी कथन अलग अलग विषय में है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह कथन सत्यता की जांच के विषय में है। यहाँ पर हमें कथन की सत्यता जांचनी है। कथन सत्यता। तो चलिए देखते हैं कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला जो हमें दिया गया है, जब एटीपी का सीधे उपापचयजों से संश्लेषण होता है तब यह सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन पूछा गया है। ये जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है यह क्रेब्स चक्र में भी देखने को मिलता है तथा ग्लाइकोलाइसिस में भी यह देखने को मिलता है। फॉस्फोरिलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, इसमें होता क्या है, एक सबस्ट्रेट होता है जिसके साथ एक फास्फोरस जुड़ा होता है। यह एंजाइम की उपस्थिति में एडीपी के साथ क्रिया करता है तथा यह फास्फोरस जो होता है यह एडीपी के साथ जुड़ जाता है और निर्माण करता है एटीपी का, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का, जो कि ऊर्जा की इकाई माना जाता है जिसे। तो इसका यहाँ पर निर्माण होता है, तो इसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। यहाँ पर क्या लिखा गया था कथन में, जब एटीपी का सीधे उपापचयजों से संश्लेषण होता है तब यह सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है। बिल्कुल सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में ही एटीपी का निर्माण होता है, तो ये बिल्कुल हमारा सही है। दूसरा है, क्रेब्स चक्र में साइट्रेट 2 डीकार्बोक्सिलेशन व 4 डिहाइड्रोजनेशन से गुजरता है। तो क्रेब्स चक्र के विषय में देखते हैं। यहाँ पर हमसे क्रेब्स चक्र में पूछा गया। तो क्रेब्स चक्र जो है यह ग्लाइकोलाइसिस के बाद होने वाली प्रक्रिया है तथा यह वायवीय श्वसन में देखने को मिलता है। वायवीय यानी कि ऑक्सी श्वसन भी जिसे कहा जाता है, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसमें ग्लाइकोलाइसिस के बाद होने वाली यह प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में होता क्या है, यहाँ पर हमें बोला गया है कि यहाँ पर साइट्रेट जो होता है वो उसमें 2 डीकार्बोक्सिलेशन होते हैं। तो बिल्कुल जो यहाँ पर साइट्रेट होता है क्रेब्स चक्र के अंतर्गत जो साइट्रेट होता है, तो एक बार तो इसमें डिकार्बोक्सिलेशन होता है, अर्थात इसमें से CO2 बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और यहाँ पर बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक अम्ल। अल्फा कीटो ग्लूटारिक अम्ल यहाँ पे बनता है जब एक बार डिकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे होता है। फिर दोबारा से यहाँ पर क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है और दोबारा से CO2 बाहर निकलती है और तब यहाँ पर बनता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए। सक्सिनिल कोएंजाइम ए का यहाँ पर निर्माण होता है। तो यहाँ कितनी बार डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पर हुआ। डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पर हुआ, तो 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, ये तो बिल्कुल सही है। इसी कथन में हमें क्या दिया गया है कि 4 डिहाइड्रोजनेशंस होते हैं। इसमें डिहाइड्रोजनेशंस को देखते हैं। इसी में क्या होता है कि 3 बार तो क्रेब्स चक्र के अंतर्गत ही 3 बार NADH2 जो होता है उसका यहाँ पर निर्माण होता है तथा एक बार यहाँ पर होता है FADH2। तो ये कितनी बार हुआ, 3 बार ये और एक बार ये, अर्थात यहाँ पर 4 बार डिहाइड्रोजनेशन देखने को मिला। डिहाइड्रोजनेशन यहाँ पर हुआ क्रेब्स चक्र के अंतर्गत। तो ये जो कथन है दूसरे वाला, ये दूसरा कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा है, क्रेब्स चक्र एक एम्फीबॉलिक प्रक्रिया। एम्फीबॉलिक का अर्थ क्या होता है, एम्फीबॉलिक का अर्थ ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें जो कि कैटाबॉलिक भी हो और यह एनाबॉलिक भी हो। कैटाबॉलिक भी हो और एनाबॉलिक भी हो, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है एम्फीबॉलिक। तथा जो ये हमारी क्रेब्स चक्र की जो अभिक्रिया होती है यहाँ पर ये दोनों ही देखने को मिलते हैं, कैटाबॉलिक भी ये अभिक्रिया होती है तथा एनाबॉलिक भी होती है। तो ये जो है एम्फीबॉलिक प्रक्रिया है, तो ये बिल्कुल सही है।
तथा विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो जैसा हमने देखा ये तीनों ही सही हैं, तो ये उपरोक्त सभी हमारा ज्यादा सही उत्तर है, क्योंकि इसके अंतर्गत ये सभी के सभी सम्मिलित हो जा रहे हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी उपरोक्त सभी। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।